लड़की बस दौड़ रही थी, तभी एक विकृत व्यक्ति ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने अभिवादन वाली उंगली दिखाकर सामने के सफेद बालों वाले राक्षस का अपमान किया और कहा कि उसने कभी नहीं देखा किसी को तुमसे ज्यादा बदसूरत। लड़की खून से लथपथ उंगली को पकड़कर चिल्लाती हुई जान बचाने के लिए भाग रही थी। तभी एक दयालु बूढ़ा अचानक प्रकट हुआ। उसने लड़की को बताया कि जंगल में 3 विकृत राक्षस छिपे हुए हैं जो दिन भर हत्या करने का आनंद लेते हैं। बूढ़ा जल्दी से लड़की को लेकर छिप गया। कुछ समय बाद जब उसने देखा कि आसपास अब विकृत राक्षसों की आवाज नहीं आ रही है तो लड़की ने राहत की सांस ली। बूढ़े व्यक्ति की मदद के लिए लड़की ने दिल से सोचा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन अगले ही पल वृद्ध की छुरी से लड़की वहीं की वहीं मर गई। मरने से पहले उसने देखा कि 3 विकृत राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे हैं। वे सभी वृद्ध के आदेशों का पालन कर रहे थे और उसे आज की जीत का परचम दिखा रहे थे। असल में वृद्ध ही था जो इस हत्या के पीछे था। बड़ी बॉस। इसके बाद उन्होंने मिलकर लड़की को एक छोटे से लकड़ी के घर में घसीट लिया, उसके ऊपर जरा और लाल मिर्च छिड़का और उसे हवा में लटकाकर मानव मांस में धीरे धीरे सूखने दिया। अगले दिन कुछ विश्वविद्यालय के छात्र वहां आए। वे उत्साह में तेज गाड़ी चला रहे थे। मोड़ पर अचानक बूढ़ा व्यक्ति सड़क के बीच में आ गया। छात्रों ने तीव्र ब्रेक मारे और गाड़ी का दिशा बदल दिया। गाड़ी का पहिया फिसल गया और सीधे एक पेड़ से टकरा गई। गाड़ी से उतरने पर उन्होंने देखा कि बूढ़ा आदमी जमीन पर लेटा था जैसे कि मर चुका हो। हालांकि उन्हें याद था कि उन्होंने उसे टक्कर नहीं मारी थी। गोल्डन हेयर सावधानी से स्थिति की जांच करने आगे बढ़ा। तभी बूढ़े ने अचानक छोटा चाकू निकालकर गोल्डन हेयर की बांह पर वार कर दिया। धन्यवाद टीम के सदस्यों की तेज नजर के कारण उन्होंने एक लात मारकर छोटी चाकू को उड़ा दिया और बूढ़े को घेर कर जमकर हमला कर दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बूढ़ा जानबूझकर कमजोर होने का नाटक कर रहा था ताकि वे असावधान हो जाएं। बगल के जंगल में 3 विकट प्राणी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वे हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक सामने एक पुलिस कार आ गई। पुलिस ने देखा कि 3 युवा एक बूढ़े पर हमला कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और कार से नशीले पदार्थ भी बरामद किए। असल में वे एक समूह के बिगड़े हुए नौजवान थे, इसलिए पुलिस ने सभी युवा और बूढ़े व्यक्ति को साथ ले लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके कोई साथी नहीं है। वहाँ एक पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया। पास के विकृत राक्षस ने अकेले पुलिस वाले को देखा और उत्सुकता से भयानक हंसी निकालते हुए धनुष बाण उठाकर बाहर आया। पुलिस वाले के प्रतिक्रिया देने से पहले ही ये घटित हुआ। अंत में पुलिस को विकृत राक्षसों ने स्वादिष्ट रात के खाने के रूप में माना और सब कुछ खा लिया। दूसरी ओर गोल्डन हेयर ने अपने साथी की रक्षा के लिए पुलिस स्टेशन में अकेले ही सारी जिम्मेदारी ले ली। उसने कहा कि वे नशीले पदार्थ उसी के लाए थे और पुलिस को उनके शरीर पर कोई सकारात्मक परीक्षण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने गोल्डन हेयर को छोड़कर बाकी सभी को रिहा कर दिया। ठीक उसी समय जब महिला पुलिस अधिकारी उस बूढ़े व्यक्ति की पहचान की जांच कर रही थी तो उसने पाया कि वो वही व्यक्ति है जिसे पुलिस पिछले 10 सालों से तलाश कर रही थी, एक भाग रहा सीरियल कातिल। उसने तुरंत मुख्यालय को फोन किया। उसके ठीक बाद बूढ़ा व्यक्ति उससे शैतानी ढंग से कहने लगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम आज रात को जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि मेरे बच्चे अभी आ रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी केवल हल्का सा मुस्कुराई और सोचा कि बूढ़े को वहम हो गया है, पर अगले ही पल उसका मोबाइल और सारी संचार व्यवस्था अचानक बंद हो गई क्योंकि 3 विकृत लोग पहले से पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे, बाहरी सिग्नल टावर को गिरा चुके थे और अंदर के बिजली के बॉक्स को नष्ट कर चुके थे। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने निगरानी में देखा कि कोई तोड़फोड़ कर रहा है तो वह रोकने के लिए बाहर आ गया। उम्मीद नहीं कर रहा था कि विकृत लोग जब स्वयं चलकर आए हुए शिकार को देखेंगे तो अपने उत्साह को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और पुलिसकर्मी पर झपट पड़ेंगे। उन्होंने पुलिसकर्मी को काबू में कर बिजली की तारों से बांध दिया। पटाखों की चमक के साथ ही गार्ड तुरंत एक जली हुई लाश में बदल गया और तेज विद्युत प्रवाह ने तुरंत शॉर्ट सर्किट कर दिया, जिससे पूरे पुलिस स्टेशन के आसपास अंधकार छा गया। तुम चुप रहो। यह शुरू हो गया है। वे मेरे लिए आ रहे हैं, तुम मरे हुए हो। पिता बूढ़े के पागलपन भरी बातें सुनकर पास में बैठा शराबी इतना डर गया कि उसने दूसरी कोठरी की मांग की। हालांकि पुलिस प्रमुख ने बूढ़े की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया, लेकिन वह मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने शराबी को रिहा कर दिया। लेकिन जब पुलिस प्रमुख ने उसे घर जाने दिया तो उस भले शराबी ने कहा कि वह स्वेच्छा से रुकेगा क्योंकि वह जानता था कि बाकी पुलिसकर्मी संगीत महोत्सव में व्यवस्था बनाए रखने गए हैं। अगर विक्षिप्त बूढ़े आदमी की बात सच निकली तो वह मदद का हाथ बढ़ाने का फैसला करेगा। हालांकि बूढ़े आदमी की बार बार की भड़काऊ बातों से अकेले बैठे पुलिस प्रमुख का दिल कुछ हद तक बेचैन होने लगा और अब फोन में कोई सिग्नल नहीं था। वह केवल वॉकी टॉकी से बाहर के अधिकारियों से संपर्क कर सकता था। लेकिन पुलिस प्रमुख को नहीं पता था कि उसके अधीनस्थ न केवल व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे बल्कि बाहर जाकर लड़कियों से मिलने लगे। पूरी तरह से पुलिस अधिकारी होने की जिम्मेदारी खो बैठे। माइक, केविन, तुम लोग बाहर हो? लगता है कि तुम बिल्कुल अकेली हो। तुम युवा को दिया। हालांकि दूसरी तरफ मोटल में रहने वाली कैली ने अपने बॉयफ्रेंड जैक को देखने जेल जाने का फैसला किया और उसके लिए कुछ खाने का सामान भी ले गई। लेकिन जब कैली पुलिस स्टेशन के रास्ते में थी तो एक नकाबपोश आदमी अचानक उसे घूरने लगा। नमस्ते। हाँ हाँ। शुरू में कैली ने सोचा कि यह एक संगीत महोत्सव की शरारत है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आदमी वास्तव में उसका पीछा करेगा। इस तरह कैली ने मरने से पहले न केवल पेट फाड़ने की पीड़ा महसूस की बल्कि अपनी ही 12 अंगुली आंत का स्वाद भी चखा। यहाँ उबाऊ जुएल ने जुआंग और श्याओमे के लिए जगह बनाने के लिए यह भी तय किया कि वह पुलिस स्टेशन जाकर जैक से मिले। पर जब वह चौराहे से गुजरा तो उसने नहीं देखा कि केली को विकृत लाओ सांड ने मार डाला था। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा तब उसे पता चला कि केली वहां कभी आई ही नहीं थी। जब सब लोग उलझन में थे तब बूढ़े ने फिर से धमकी दी कि वे में से कोई भी नहीं बच पाएगा। शेरिफ चाहता था कि च्वान माओ वापस चला जाए, लेकिन अनजान भय के बावजूद उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए रुकने का फैसला किया। यहाँ पर दाजुआंग और उसकी गर्लफ्रेंड के काम खत्म होने के बाद श्याओमेई बाथरूम में गई और नहाने की सोच रही थी और बाहर खाने वाले जीके ने दरवाजे पर जोर से खटखटाहट सुनी। लेकिन जब दाजुआंग ने दरवाजा खोला तो वह समझा कि यह संगीत समारोह में नशे में धुत होने वाला कोई शराबी है, तो उसने उसकी अच्छी खासी मजाक उड़ाई।
हालांकि अभी बड़े जन को सांस लेने का मौका नहीं मिला था, फिर से दरवाजे पर तेज दस्तक की आवाज सुनाई दी। इस वक्त दाजोंग का गुस्सा उबाल पर था, लेकिन जब वह फिर से अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगा तो उसे पता नहीं था कि वह पहले ही विकृत 3 भाइयों की चाल में फंस चुका है। जब शॉमे ने तेजी से कपड़े पहने और यह देखने का इरादा किया कि बाहर क्या हो रहा है, तो देखा कि तीनों भाई फिर वापस लौट आए। उसने जल्दी से बाथरूम की लोहे की रॉड को हटा दिया और तुरंत बाथरूम के दरवाजे के पीछे छिप गया। जिस समय दूसरा अच्छा खाना खोज रहा था, उसी समय शॉमी ने अचानक पीछे से उस पर हमला कर दिया, लेकिन इससे दूसरे भाई को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने पीछे से सीधे शाओमेई को पकड़ लिया। हालांकि इन कुछ सालों के अनुभव के बाद दूसरे भाई की बुद्धिमत्ता न केवल बढ़ गई है, बल्कि उसे कॉलेज के छात्रों के प्रति भी लगाव हो गया है। लेकिन ऐसे बदसूरत राक्षस के सामने शाओमेई उसे आसानी से कैसे कामयाब होने देती, इसलिए फर्श पर गिरी हुई छुरी ने निर्णायक भूमिका निभाई। जब शाओमेई भाग गई तो इसने विकृत 3 भाइयों को और क्रोधित कर दिया। उन्होंने शाओमेई के बॉयफ्रेंड को, यहाँ बोरिंग घुंघराले बालों वाला आदमी दाजुआंग और शाओमेई के लिए जगह बनाने के लिए, उसने भी जैक से मिलने पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय लिया। लेकिन जब वह चौराहे से गुजरा तो उसे पता नहीं चला कि केली को विकृत ओल्ड 3 ने मार डाला। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे पता चला कि केली कभी यहाँ आई ही नहीं थी। जब सभी लोग उलझन में थे, तभी उस बूढ़े ने फिर से धमकी दी, कहा कि वे कोई भी भाग नहीं पाएंगे। शरीफ चाहता था कि कर्ली पहले वापस जाए, लेकिन अनजान डर का सामना करते हुए उसने अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए रुकने का फैसला किया। वहीं जब दाजुआंग और उसकी गर्लफ्रेंड का काम खत्म हुआ, शाओमेई अभी अभी बाथरूम में गई थी, नहाने का विचार कर ही रही थी और बाहर खाना खा रहे जैक ने दरवाजे पर तेज दस्तक सुनी। हालांकि जब दाजुआंग ने दरवाजा खोला तो उसने सोचा कि यह संगीत महोत्सव में नशे में धुत कोई शख्स है, इसलिए उसने उसका मजाक उड़ाया। हालांकि अभी तक सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था, सोचा भी नहीं था कि दरवाजे पर फिर से तेज दस्तक सुनाई देगी। मां इस क्षण दाजोंग की भावनाएं गुस्से में भड़क उठी, पर जब वह फिर से गाली गलौज कर रहा था, उसे यह नहीं पता था कि वह पहले ही विकृत 3 भाइयों के जाल में फंस चुका है। जब छोटी मैंने जल्दी से कपड़े पहने, यह देखने का इरादा किया कि बाहर आखिर क्या हो रहा है, उसने पाया कि तीनों भाई फिर से लौट आए हैं। वह जल्दी से बाथरूम की लोहे की ग्रिल तोड़ता है और तुरंत बाथरूम के दरवाजे के पीछे छिप जाता है। जैसे ही दूसरे भाई ने कुछ अच्छा खाने की तलाश शुरू की, अचानक से छोटी मैंने उसे पीछे से हमला कर दिया। हालांकि इसने बूढ़े को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने तुरंत पीछे से शाओमेई को पकड़ लिया। लेकिन इन कुछ वर्षों के अनुभव के बाद बूढ़े का आईक्यू न केवल सीधे बढ़ा, बल्कि उसने कॉलेज जीवन के लिए भी आकर्षण विकसित कर लिया। लेकिन इतने बदसूरत राक्षस का सामना करते हुए शाओमेई उसे आसानी से कामयाब कैसे होने देगी, इसलिए जमीन पर गिरे कर्ली के खंजर ने निर्णायक रूप से काम किया। जब शाओमेई भाग गई तो इसने विक्षिप्त 3 भाइयों को और भड़काया। उन्होंने शाओमेई के बॉयफ्रेंड को 有双脚绑在树上，而另一头绑在车上，接着加大油门将它拉成了一条直线。他们要从大壮的身上寻找存在感。 What are you doing? No! 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 经过99、81锤后，大壮的双腿直接变成了残废。为了加大更好玩的刺激性，他们故意把大壮扔在了警局门口。然而，当大壮看到警长跑出来，本想着自己还有存活的希望，可没想到这却是他生前最后的呐喊。 当众人看到这一幕，顿时吓得惊魂未定。无奈之下，警察只好先把关起来的金毛放出来，并给了金毛和柯基一人一把枪防身。这时，逃出来的博美也来到警局与他们会合。得知原本来给金毛送饭的雪纳瑞既没有来到警局，也没有回到旅馆，他们还不知道雪纳瑞早就惨遭畸形人的毒手。金毛和柯基举着枪来到大街上寻找雪纳瑞的踪迹。这时，白毛畸形人突然出现，两人举着枪对白毛穷追不舍，连开数枪，每一枪都精准错过。殊不知，他们此时已经掉进了对方布置的陷阱。柯基被上方跳下来的畸形人砸倒。 金毛被转角埋伏另一个同伙拍晕，等他们再醒来时，遇到了最令人绝望的时刻，而他的同伴柯基被拴上了狗链子。看周围的环境像是一个足球场，紧接着前方亮起一束强光，原来是畸形人启动了一辆推土车。看到白毛怪那邪恶恐怖的笑，金毛就知道他们活不了了。
柯基看着兄弟死在自己眼前，还来不及悲伤，立马起身逃跑。可他被拴着铁链，能跑的范围有限，下一秒也同样被推土机粉碎成渣。另一边，女警递给博美一把手枪防身，然后自己拿着喷子冲出去准备找杀人魔决斗。结果杀人魔早就提前布置了炸弹，女警刚出去就被炸飞到千里之外。此时的博美绝望至极，队友全都送了人头，就只剩博美一人孤军奋战。他举着枪对准牢房里的老头，老头告诉他那3个畸形人都是自己的孩子，只要博美肯把他放出去，他就会让自己的孩儿们放博美一条生路。博美竟傻呵呵地相信了眼前的变态，他刚给老头打开牢房门，紧接着就被老头用小刀戳瞎了双眼。这时被炸晕的女警已经醒来，返回警局，她再次将老头锁进牢房，然后给博美包扎了眼睛，准备出去找人求救。博美什么也看不到，生怕变态会随时对她下毒手，就摸黑一个人跑了出来。随后女警发现同事也被杀人魔绑在了车里，她赶紧前去救人，可同事拼命摇头，因为杀人魔早就把车门和刀片连在一起。女警开门的同时，同事瞬间被开膛破肚。过后3个杀人魔进入警局，放出了老头，把女警悬吊在牢房上，准备让她自主选择死亡方式。在她身上缠着的绳子连接着面前的一把枪，只要她轻轻放下脚后跟，就立马会脑袋爆浆。杀人魔临走时点燃了满地的汽油，如果女警不开枪自爆，那就将被活活烧死。绝望的女警决定给自己来个痛快。另一边，失明的博美踉踉跄跄跑到大马路上，似乎听到前方有车驶来，便赶紧举起手大声向对方求救。紧接着对方停了车，本以为自己终于可以获救，然而 Welcome home, leader.